हेलो सब्सक्राइबर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अबीर और आज हम आपके लिए लेके आए हैं बिजनेस स्टडी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो बने रहे हमारी वीडियो पे। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, प्रबंध का अर्थ लिखिए। एग्जाम में 2 नंबर पे देखने के लिए वाला क्वेश्चन बहुत बार देखने मिला है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। प्रबंध क्या होता है? प्रबंध एक ऐसी चीज होती है जिसमें जिसमें क्या होता है, दूसरों से कार्य कराने की क्या होती है, कला होती है। प्रबंध के अंतर्गत इस बात का को शामिल किया जाता है कि उपक्रम में कर्मचारी द्वारा अच्छे से अच्छा कार्य कैसे कराया जा सके। ठीक है, जो भी अच्छा व्यक्ति है उसको उतना अच्छा काम दीजिए, जो अभी नया फ्रेशर है उसको थोड़ा साधारण काम दीजिए। ये क्या कहलाता है? ये प्रबंध कहलाता है। ठीक है, ताकि न्यूनतम समय में अपन जल्दी से जल्दी न्यूनतम लागत पर अधिकतम लक्ष्य को प्राप्त कर सके और अपना प्रॉफिट कमा सके। ये क्या कहलाता है? प्रबंध का कार्य। ठीक है, प्रबंध का अर्थ, सॉरी। ठीक है, इसके बाद विकेंद्रीकरण क्या कहलाता है? विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं? जब उपक्रमों में निर्णय लेने का अधिकार उच्च प्रबंध, कौन सा प्रबंध? उच्च प्रबंध, है ना, सबसे टॉप पे के पास होता है, तो इसे विकेंद्रीकरण की स्थिति कहते हैं। इसके विपरीत जब निर्णय लेने का अधिकार अधीनस्थों को बांट दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? विकेंद्रीकरण कहा जाता है। प्रबंध शास्त्री हेनरी फेयर के अनुसार केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण दोनों के होते हैं संतुलित मात्रा में उपक्रम में होना चाहिए। राइटरों की डेफिनेशन बहुत अच्छे से लर्न कर लेना, क्योंकि डेफिनेशन में कभी कभी डायरेक्ट लिखने आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। हम लोग पढ़ते हैं अपने आगे क्वेश्चन पे। वैश्वीकरण के 2 उद्देश्य लिखिए। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़िया इसमें टिक मार्क कर लीजिए और कॉपी पेन लेके बैठिए, ताकि आप इसको आराम से लिख सकें। ठीक है, बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे वैश्वीकरण के 2 उद्देश्य क्या होते हैं? तो सबसे पहले अकुशलता को दूर करना। उद्योगों तथा फर्म की अकुशलता को दूर करना वैश्वीकरण का प्रमुख उद्देश्य होता है। ठीक है, इसके बाद उत्पादकता में वृद्धि, अल्प विकसित राष्ट्रों में संसाधनों के आवंटन में सुधार लाना। इसमें पूंजी उत्पाद अनुपात कम होगा और श्रम की उत्पादकता बढ़ेगी। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारा क्वेश्चन कि नियोजन का आशय समझाइए। नियोजन क्या होता है? ठीक है, अभी समझ में नहीं आ रहा है तो नियोजन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लानिंग। प्लान, जैसे ही अपन ने बोला आपके माइंड में तुरंत क्लिक किया कि हम लोग कहीं पे भी जाने से पहले हर चीज को प्लान करते हैं कि कैसे जाना है ना। तो नियोजन का आशय क्या होता है? नियोजन नियोजन एक बौद्धिक क्रिया। कैसी है? व्यक्ति हमेशा सोचता है कि हम लोग ऐसे जाएंगे, वहां पे इस प्रकार की चीजें मिलेंगी, है। तो ये बौद्धिक प्रक्रिया है। इसके बाद जिसके द्वारा प्रबंध अपने लक्ष्यों व उद्देश्यों को निर्धारित कर लेता है कि भाई मैं आज 3 घंटे बिजनेस पढ़ूंगा, 2 घंटे अकाउंट पढ़ूंगा, ऐसे क्या कर लेते हैं? प्लान बना लेते हैं ना। तो इसकी प्राप्ति हेतु विभिन्न विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ का चयन करती है कि किस टाइम पे हमें कौन सी चीजों को पढ़ना है, कैसी रूपरेखा तैयार करनी है। ठीक है, रूपरेखा तैयार करना है। तथा ये रूपरेखा क्यों तैयार की जाते हैं? ताकि जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया है उसको हम लोग क्या कर सके? प्राप्त कर सके। यही प्रक्रिया पूरी क्या कहलाती है? नियोजन कहलाती है। ठीक है, तो क्या, किसे, कब, कैसे करना है, ये सब चीजें पूरा निर्धारण किसके अंतर्गत किया जाता है? नियोजन के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो यही इसका अपना आशय है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आदर्श नियोजन की विशेषताएं, तो इसमें भी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। ये वाला क्वेश्चन भी 4 मार्क्स या 2 मार्क्स, कभी कभी 3 नंबर पे भी आ जाता है। तो पूरे 4 के 4 पॉइंट याद कर लेना। 4 पे है तो बहुत अच्छी बात है, वरना 3 या 2 में तो देखने मिल जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो एक आदर्श नियोजन की विशेषताएं क्या होती है? सबसे पहली बात, निश्चित लक्ष्य होता है कि भाई मेरे को, ये मेरा एम है, इसको मेरे को हर हालत में कंप्लीट करना है। ठीक है, तो प्रबंधन का प्रथम कार्य होता है नियोजन करना है। ठीक है, नियोजन के कुछ निश्चित लक्ष्य होते हैं जिनके आधार पर योजनाएं तैयार की जाती हैं, जिससे लक्ष्यों को आसानी से क्या कर दिया जाता है? प्राप्त कर दिया जाता है। इसके बाद श्रेष्ठ विकल्प। अब हम लोग ने लक्ष्य तय कर लिया कि हम लोग इस चीज को हम लोग, ठीक है, अपन का अपना लक्ष्य बना दिए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं? सारे विकल्पों में से क्या लेते हैं? कौन सा विकल्प लेते हैं? श्रेष्ठ विकल्प, जो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है। योजना बनाते समय विभिन्न विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ का चयन किया जाता है, ताकि हम लोग जो हमारी योजनाएं और नीतियां बन रही हैं उनको क्या कर सके? कंप्लीट कर सके। इसके बाद लोचता। लोचता तो सभी लोग देखते हैं, लोचता नहीं समझते हो तो समझ लो। जैसे आपने सोचा कि हम 9 बजे से पढ़ेंगे, ठीक है, अब आप कहीं पे चले गए, आते आते 9:30 बज गए। अब आप क्या करेंगे?
9 तो बजा नहीं दोगे वापस, तो क्या करते हो उसी टाइम पे पढ़ने बैठ जाओ। तो ये जो परिवर्तन आपने किया है इसी चीज को क्या कहते हैं, लोचता कहते हैं। यानी कि हमारे लक्ष्य जो हमने बनाए हैं वो कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, जैसे हमने एक योजना बनाई है उसको हम कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा सा लचीला रख के अपने आप को ज्यादा टारगेट देके हम उस योजना को क्या कर सकते हैं, सफल कर सकते हैं। यानी कि अपने अकॉर्डिंग उस चीज को ढाल लेना। इसके बाद निरंतरता। निरंतरता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर चीज में निरंतरता, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कंसिस्टेंसी से आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे एग्जाम में आपके बहुत अच्छे नंबर आए हैं। ठीक है, तो निरंतरता हर चीज का तोड़ होती है। कोई भी योजना एक बार बनाने की वस्तु नहीं है, अपितु यह कार्य सदैव चलते रहना चाहिए। ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर पुरानी योजना में संशोधन भी किया जा सकता है कि मैंने अपने वो वाले लक्ष्य नहीं कंप्लीट कर लिए हैं तो मैं अपने टू डू लिस्ट में इनको शामिल कर लूंगा ताकि पुराने लक्ष्यों को भी कंप्लीट कर सकूंगा, है ना। तो रिवीजन बहुत अच्छे से करें और जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करें। संगठन के उद्देश्य बताइए। ये वो जो वीडियो है इसमें से कई बार कई क्वेश्चन आपको देखने के एग्जाम एज इट इज देखने मिलेंगे, तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा। संगठन के उद्देश्य, उत्पादन में मित व्यवता। संगठन का उद्देश्य होता है कि उत्पादन में मित व्यवता लाना, अर्थात न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पाद करना, ताकि हर व्यक्ति क्या कर सके, उसको एफर्ट कर सके, हर व्यक्ति उस चीज को खरीद सके। यदि आप चीजों को महंगा बना देंगे तो आदमी नहीं खरीदता है ना। तथा इसके बाद समय तथा श्रम में बचत। संगठन में श्रेष्ठ मशीनें व यंत्र, श्रेष्ठ प्रणाली अपनाई जाती है। आज देखा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें एआई से रिलेटेड बनती जा रही है ना। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का उनका श्रम बचा लेता है, समय बचा लेता है, फटाफट काम करके दे देता है, जिससे कार्य के समय वह काफी क्या हो जाती है, बचत हो जाती है। संगठन द्वारा बड़े पैमाने पे उत्पादन में लाभ भी किया जा सकता है। इसके बाद श्रम तथा पूंजी में मधुर संबंध। श्रमिकों तथा प्रबंध के बीच मधुर संबंध स्थापित करना भी संगठन का एक उद्देश्य होता है। इस हेतु कुशल संगठनता की नियुक्ति श्रम व पूंजी के हितों की रक्षा की जाती है। इसके बाद व्यक्ति का सबसे अच्छा उद्देश्य होता है सेवा भावना। आप सेवा भावना से चीजों को करेंगे तो व्यक्ति क्या करेगा, वापस आपके पास आएगा, है ना। कैसे, तो देखिए, वर्तमान सामाजिक चेतना एवं जन जागरण के कारण प्रत्येक व्यवसाय का उद्देश्य होता है प्रथम सेवा फिर लाभ, है ना। आप देखते हैं कि आप सामान लेने गए अपने घर के आसपास की दुकान में, यदि वो व्यक्ति अच्छे से बात कर रहे हैं तो आप उसके पास दोबारा सामान लेने जाएंगे। यदि वो आपसे मतलब अजीब तरीके से बात कर रहे हैं तो आप उसकी दुकान में जाना पसंद नहीं करेंगे, है ना। तो सेवा भावना होना चाहिए। तो प्रथम सेवा, फिर आदमी क्या कमाता है, लाभ कमाता है। वैसे भी प्रत्येक व्यवसाय को समाज सेवा कर अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। औपचारिक तथा अनौपचारिक संगठन में अंतर स्पष्ट करिए। अभी भी एग्जाम में देखा गया है और आने वाले एग्जामों में भी ये वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लिख के रख लो, बहुत अच्छी से पढ़ाई कर लो, क्योंकि ये वाले इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन वो इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बहुत अच्छे से पढ़ लो कि औपचारिक संगठन और औपचारिक संगठन क्या होता है। तो औपचारिक संगठन, इसका निर्माण किसी योजना को पूरा करने के लिए विचार विमर्श करके किया जाता है। ठीक है, ये होता है, इसको कट कर देना। इसके बाद इसे किसी तकनीक उद्देश्य को पूरा करने के उद्देश्य से बनाया जाता है। तीसरा, इसका आकार बड़ा होता है। ओके, इसमें सतह का प्रभाव ऊपर से, कहां से, ऊपर से नीचे चलता है, याद रखना। ठीक है, अनौपचारिक संगठन इसी से रिलेटेड है। इसका निर्माण क्या होता है, स्वतः ही सामाजिक संबंधों द्वारा हो जाता है। यहाँ थोड़ा सा एडिट कर लेना, हो जाता है। ठीक है, इसके बाद एक मिनट, हो जाता है। ठीक है, इसके बाद इसका निर्माण सामाजिक संतोष प्राप्त करने होता है। ठीक है, यह प्राय छोटे आकार का ही होता है। इसमें सतह का प्रभाव नीचे से ऊपर देखा जाता है। तो कुछ पॉइंट आप ऐसे भी याद कर लेते हैं। इसमें प्रवाह जो हो रहा है सतह का, ऊपर से नीचे हो रहा है, इसमें नीचे से ऊपर हो रहा है। इसका आकार बड़ा है तो इसका आकार छोटा है ना। ये व्यक्ति को तकनीक उद्देश्य को पूरा करने के लिए जा रहे हैं, बल्कि ये सामाजिक संतुष्टि प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, इसका निर्माण किसी योजना को पूरा करने के लिए किया जाता है, तो इसका निर्माण स्वतः ही हो जाता है सामाजिक संबंधों द्वारा, है ना। तो ये हो गया आपका औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन। ठीक है, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अनौपचारिक संगठन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है,
क्या होता है, निम्न विशेषताएं हैं। इन संगठनों को बनाया नहीं जाता, अभी तो विशेष परिस्थितियों के कारण ये क्या हो जाती है, खुद बन जाते हैं, अब भी बनने पड़े। इन संगठनों के समान उद्देश्य होते हैं, ये अस्थायी होते हैं। कैसे होते हैं, अस्थायी होते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी देखने मिल जाते हैं, तो उसको याद रखना। कभी भी संगठन समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद इनका अपना कोई चार्ट, विधान या मैन्युअल नहीं होता, अपितु सामान्य परंपरा ही इनके कानून बनाते हैं, ठीक है। ये संगठन व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित होते हैं, ये वैध एवं अवैध दोनों ही हो सकते हैं। इसमें अधिकार एवं सत्ता को ऊपर से नीचे की ओर समर्पित किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संगठन की विशेषताएं लिखिए। ये वाली वीडियो में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और कॉपी में रिटन कर दो तो और अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि खुद का लिखा हुआ बहुत समय तक याद रहता है, ठीक है। तो देखिए संगठन की विशेषताएं। पहला, दो या दो से अधिक व्यक्ति का होना संगठन कहलाता है ना। एक व्यक्ति अपने आप को संगठन नहीं कह सकता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति दो या दो से अधिक होने चाहिए, नहीं तो उसको संगठन नहीं कहा जा सकता है। अधिकतम संख्या पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है, बट न्यूनतम में कम से कम कितने लोगों का होना चाहिए, तो ठीक है। निश्चित उद्देश्य का होना। अब संगठन आपने बना लिया, उसमें कैसा होना चाहिए, निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। बिना उद्देश्य के आप किसी भी प्रकार के समूह को दौड़ा तो सकते नहीं हो, तो संगठन नहीं हो सकता है ना। जैसा किसी भी स्थान पर 1,000 लोग बिना उद्देश्य के एकत्रित हो जाए, वह संगठन ना होकर क्या कहलाती है, क्राउड कहलाती है, भीड़ कहलाती है, ना कि संगठन। संगठन का क्या होता है, एक लक्ष्य निर्धारित होता है जिसको हर व्यक्ति को पता होता है, जो कि संगठन पे सम्मिलित है, और व्यक्ति उसके प्रति अपना काम करता है। इसके बाद लक्ष्य का पूर्व निर्धारित होना। संगठन के लिए आवश्यक है कि लक्ष्य या उद्देश्य पूर्व निर्धारित हो, तो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संगठन बनाया जाता है, अतः संगठन के पूर्व लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। व्यक्तिगत समूह का होना। पशु पक्षी या अन्य प्रणालियों का समूह संगठन नहीं होता है। इसमें कैसा होना चाहिए, व्यक्ति होना चाहिए। केवल व्यक्तियों को ही अपन बोल सकते हैं। यद्यपि फर्म, कंपनी या विधान द्वारा व्यक्ति कहा गया है, किंतु यह सब कृत्रिम व्यक्ति है, इसलिए 4 या 14 कंपनियों का एक साथ कार्य करने को समूह कहेंगे, संगठन नहीं। हाँ, तो यहाँ पे हमारी संगठन की विशेषताएं कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। चलो बढ़िया। इसके बाद बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भर्ती तथा चयन में अंतर, सीधे सीधे लिखने आ जाता है एग्जाम में, कई बार देखा गया क्वेश्चन, ठीक है। तो भर्ती क्या होती है, भर्ती क्या होती है भाई, भविष्य के लिए कर्मचारियों की खोज होती है, उन लोग आवेदन पत्र हेतु प्रोत्साहित करते हैं। इसके बाद भर्ती चयन से पहले होते हैं, इसके पहले की जाती है, ठीक है। भर्ती के विभिन्न स्रोत होते हैं, भर्ती में प्रार्थियों की संख्या बहुत अधिक होती है। भर्ती एक सकारात्मक प्रक्रिया है, कैसी है, पॉजिटिव है। भर्ती एक क्या है, साधन है, ठीक है। अब चयन में आ जाते हैं, प्रार्थियों को दो भागों में बांटा जाता है, एक में जिन्हें चुना गया है और दूसरे जिन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है, ठीक है। इसके बाद चयन भर्ती के बाद होता है, चयन की एक निश्चित प्रक्रिया होती है। चयन में प्रार्थियों की संख्या भर्ती से बहुत कम होती है, जितने लोग सिलेक्टेड होना चाहते हैं केवल उतने ही एक डिजिट आ जाता है, उसके अकॉर्डिंग उन लोगों को सिलेक्ट कर लिया जाता है। ये एक सकारात्मक प्रक्रिया है, तो ये कौन सी है, नकारात्मक है। ये साधन है, तो ये क्या है, साध्य है ना। कंपैरिजन करके पढ़ोगे तो चीजों को बहुत लंबे समय तक आप याद रख सकते हो, तो कंपैरिजन करके याद किया करो डिफरेंस को, है ना। निर्देशन के कार्य बताइए। तो निर्देशन के कार्य क्या होते हैं, देखिए, आदेश जो होता है, निर्देशन का प्रमुख अपने अधीनस्थों को आदेश देना होता है, ठीक है। पर्यवेक्षण, अधीन कर्मचारी दिए गए आदेश अनुसार कार्य कर रहे हैं या नहीं, जांच करने के प्रबंधक को उनके कार्यों को पर्यवेक्षण करना होता है। मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण, व्यक्तियों को दिया गया अधीनस्थों को सही कार्य करने के लिए उनका मार्गदर्शन करना तथा आवश्यक पड़ने पर उन्हें प्रशिक्षण देना निर्देशक का कार्य होता है, ठीक है। समन्वय, निर्देशन का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य कर्मचारियों तथा प्रबंधक के मध्य समन्वय अर्थात तालमेल बनाना होता है, ठीक है। तो निर्देशन के आप कैसे याद करिए, देखिए, सबसे पहले आप क्या देंगे, आदेश देंगे, फिर पर्यवेक्षण करेंगे, ठीक है। कौन सा किसको काम दिए जा रहे हैं ना, जांच करना, फिर मार्गदर्शन करना कि कौन प्रशिक्षण है कौन प्रशिक्षित नहीं है, तो उसको उसके हिसाब से काम देना, फिर समन्वय करना कि जो हमने काम दिया उसके अकॉर्डिंग व्यक्ति काम कर रहा है नहीं, इसी चीज को क्या कहते हैं, समन्वय कहा जाता है। नेतृत्व की विशेषताएं लिखिए। तो नेतृत्व, नेतृत्व तो सभी लोग जानते हैं ना, लीडरशिप,
ठीक है, तो लीडरशिप क्या होती है? एक व्यक्ति की दूसरों को प्रभावित करने की योग्यता को प्रदर्शित करता है। यदि आप बहुत अच्छे हैं बोलने में तो आप नेतृत्व कर सकते हैं, आप लीडरशिप बन सकते हैं। नेतृत्व व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयत्न करता है। नेतृत्व एक सतत प्रक्रिया कैसी है? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसके बाद इसका उद्देश्य सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करना है। ठीक है, इसके बाद नेतृत्व नेता अनुकरणकर्ता में अंत व्यक्तिक संबंध को दर्शाता है। ठीक है, बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। औपचारिक संप्रेषण की विशेषताएं, है ना। औपचारिक संप्रेषण की विशेषताएं या कैसी होती है? हमेशा लिखित या मौखिक दोनों प्रकार का हो सकता है, देखने मिलता है। ठीक है, यह संप्रेषण उन लोगों के बीच होता है जिनके बीच संगठन द्वारा औपचारिक संबंध स्थापित किए गए हों। इसका पथ निश्चित होता है। औपचारिक संप्रेषण में संगठन से संबंधित अधिकृत सूचनाओं को ही प्रेषित किया जाता है, निजी संदेशों को नहीं भेजा जाता है ना। जो कंपनी के कार्य होते हैं उनका ट्रांसफर किया जाता है कि भाई मैंने ये वाला आपको काम दिया है ना। निजी संदेशों को नहीं, कि क्या निजी संदेश तो आप लोग जानते हैं प्राइवेट है ना, प्राइवेट चैट्स, वो उन सबके लिए नहीं होता है। इसके बाद नियंत्रण की विशेषताएं बताइए। तो नियंत्रण आखिर होता क्या है ना। अब जैसे आप नियंत्रण करके अपने ऊपर पढ़ाई कर रहे हो, है ना, मन नहीं लगा है फिर भी पढ़ाई कर रहे हो, मेरा पढ़ना तो पड़ेगा भाई, क्यों? क्योंकि ट्वेल्थ निकालना है ना, कॉलेज में एडमिशन लेना है। नियंत्रण प्रमाण प्रबंध का आधारभूत कार्य नियंत्रण प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर किया जाता है ना, हर स्तर पर होता है। प्रबंध के अन्य कार्यों को पूर्ण बनाता है तथा सफलता निश्चित करता है। नियंत्रण प्रबंध प्रक्रिया को पूर्ण करता है। ठीक है, इसके बाद प्रबंध के सभी स्तरों पर लागू नियंत्रण प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर लागू किया जाता है। उच्च स्तर पर नियंत्रण मुख्य प्रबंधक द्वारा तथा निम्न स्तर पर सुपरवाइजर करता है, या फोरमैन भी कहा जाता है उसको। इसके बाद सतत प्रक्रिया निरंतर चलने वाली है, सदैव किया जाता है, कभी भी समाप्त या पूर्ण नहीं होता है, अतः यह क्या होती है? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। इसके बाद अंतिम कार्य नियंत्रण प्रबंधन का अंतिम कार्य होता है, क्योंकि जब तक वास्तविक निष्पादन का पता नहीं होगा इसमें नीति तथा कमियों का ज्ञान नहीं होता है तथा सुधार भी किया नहीं जा सकता है ना। इसके बाद वास्तविक आंकड़ों पर आधारित होता है। नियंत्रण सदैव वास्तविक आंकड़ों पर आधारित होता है, ना कि व्यक्तिगत या अनुमानित कितना होगा, नहीं ऐसा नहीं, हमेशा वास्तविक होना चाहिए। सुधारात्मक क्रिया नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य होता है कि जो भी गलतियां हो रही, त्रुटियां, कमियां, दोष का पता लगाते हुए उन्हें क्या करना? दूर करना, है ना। तो ये सब क्या कहलाता है? नियंत्रण कहलाता है। जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो आपका कौन सा चैप्टर कंप्लीट है उसको रिवीजन कर लो, और जो चैप्टर याद नहीं है उसको याद कर लो, है ना। तो ये भी क्या है? एक सुधारात्मक क्रिया है आपकी। इसके बाद स्थायी तथा कार्यशील पूंजी में अंतर। ये तो पता नहीं कितना ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है, हर साल देखने को मिलता है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ के जाना, कहो इस साल आपको भी देखने मिल जाए। स्थायी पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी, एक मिनट कर इसका अर्थ क्या होता है? देखो, स्थायी पूंजी मतलब लिमिट, है ना, स्थायी फिक्स्ड है, जिसका निवेश स्थायी संपत्ति जैसे भूमि, फर्नीचर, भवन आदि में किया जाता है। कार्यशील पूंजी क्या रहती है? कार्यशील पूंजी उस पूंजी की मात्रा से जिनका निवेश चालू संपत्ति जैसे प्राप्त, विपत्र, विविध, देनदार, कच्चा माल, अर्धनिर्मित माल, निर्मित माल में किया जाता है। इसके बाद परिचालन। स्थायी पूंजी स्थायी रूप से अवरुद्ध हो जाती है तथा दैनिक व्यवसायिक क्रियाओं के लिए उपलब्ध नहीं होती है। ये क्या होती है? कार्यशील पूंजी कार्यशील एवं घूमती रहती है तथा इसका उपयोग दैनिक व्यवसायिक क्रियाओं के लिए किया जाता है। देन इसके बाद प्रगति। स्थायी पूंजी कैसी होती है? हमेशा आप जो मशीन खरीद रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, ऐसा तो है नहीं कि आपने मशीन आज खरीदी कल बेच दी, नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो आपको मालूम है कि बिजनेस में चलाने हैं तो मशीन तो रखना पड़ेगा। तो ये क्या होती है? जैसे ये मशीन आपने खरीदी, यहाँ पे भवन, भूमि, है ना, तो यहाँ पे ये पूर्ण दीर्घकाल के लिए होती है, बट ये इसके अपोजिट चलेगी। ये क्या होती है? कार्यस्थिर पूंजी अस्थिर प्रकृति की होती है, अर्थात जल्दी जल्दी परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, इसकी अवधि, अब भी आपने बोला दीर्घ, मतलब दीर्घकाल की, मतलब बड़ी होगी, है ना, लंबे समय के लिए। अभी आपने बोला कि जल्दी जल्दी हो जाती, मतलब अल्पकाल के लिए होती है। ठीक है, तो ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में लिख के रख लो, आने के चांसेस बहुत है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेबी के कोई 4 सुधारात्मक कार्य बताइए। ठीक है, तो सेबी के 4 सुधारात्मक कार्य निम्नलिखित हैं। सेबी निवेशकों को शिक्षित करने के लिए कदम उठाती है, यह भीतर कार्य पर रोक लगाती है, यह बाजार में उचित कार्यों एवं आचार संहिता को बढ़ावा देती है, यह बाजार में नई प्रतिभूतियां जारी करने जा रहे कंपनियों के कपटपूर्ण व्यवहारों पर रोक लगाती
है। तो ये सब कार्य किसके कार्य होते हैं? सेबी के कार्य होते हैं। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक अच्छे पैकेजिंग की विशेषता क्या होती है? पैकेजिंग तो सभी जानते हैं ना, पैकेट में जो पैक होता है, ठीक है। तो पैकेजिंग की एक कला व विज्ञान है। जितनी अच्छी पैकेजिंग होगी उतना ही अच्छा आदमी प्रोडक्ट खरीदता है ना। इसका संबंध उत्पादन से, नियोजन से होता है। इसका उद्देश्य वस्तु को सुरक्षित रखना है ना। उपभोग के लिए जब तक व्यक्ति उसको खरीद के कुछ खा ले पी ले ये सब निकल ले है ना, जब तक उसको सुरक्षित रखना पैकिंग का कार्य होता है। इसके अंदर क्या होता है? एक लेबल लगा होता है जिसमें उस प्रोडक्ट को कब बनाया गया है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट सब चीजों का इस्तेमाल किया है, ब्रांडिंग क्या है उसका, है ना, उसको ग्रीन टैग मिला है कि नहीं, इस प्रकार की चीजें उसमें क्या रहती है, पैकेट में आपको हमेशा प्रदर्शित रहती है या विज्ञापन का कार्य भी करती है। ठीक है, तो यहाँ हमारा हो गया पैकेजिंग की विशेषताएं कंप्लीट। इसके बाद उपभोक्ता संरक्षण का महत्व बताइए। उपभोक्ता तो आप भी है ना, कस्टमर आप भी हैं, तो आपका संरक्षण कैसे होता है? तो देखो, उपभोक्ता के सामाजिक जीवन में वृद्धि करने के लिए होता है। उपभोक्ता को अपने अधिकार के प्रति जागरूक बनाने के लिए, सामाजिक दायित्व के प्रति जागरूकता लाने के लिए, परिवेदनाओं शिकायतों का शीघ्र समाधान करने के लिए भी उपभोक्ता संरक्षण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायतों के आधार पर उल्लेखित कीजिए। ठीक है, तो आप कैसे कैसे देखेंगे? अनुचित प्रतिबंधित व्यवहार, व्यापार व्यवहार। ठीक है, इसके बाद अनुचित व्यापार व्यवहार, दोष युक्त वस्तुएं बेच रहा है ना, तो उसके प्रति आप शिकायत कर सकते हो। सेवाओं में न्यूनतम कि जितना बोला गया हो उतना ही रखे, अधिक नहीं बेचे, की कीमत 5 रुपए लिखी है और आप उसको 10 रुपए का बेच रहे हैं, ऐसा नहीं होता है ना। अधिक कीमत ले लेना है ना, ये अभी जो मैंने आपको बताया, जोखिमपूर्ण वस्तुओं की पूर्ति। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये वाला अपने वीडियो कंप्लीट हो गया है। तो ऐसी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।